तो अभी हमने आपको नाम बताया था प्लाज्मिड्स के टाइप्स के बारे में। उसमें पहला नाम है एफ प्लाज्मिड। उसके बारे में देखते हैं कि एफ प्लाज्मिड क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले हेडिंग एफ प्लाज्मिड, ये हो गया एफ प्लाज्मिड। चलिए एफ प्लाज्मिड के टर्म की बात करते हैं। नाम क्यों रखा गया है इसका? इसका नाम है फर्टिलिटी। यहाँ एफ का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी है। हम इसको सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हैं, एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या हुआ? फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। अब ये फर्टिलिटी में इसका क्या रोल है जिसकी वजह से इसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है, कंजुगेशन होता है, ठीक है ना। तो दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में आते हैं और आपस में कांटेक्ट बनाते हैं कंजुगेशन ट्यूब की हेल्प से, है ना। और उसके अलावा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में आते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई, पिलाई PILLI, सेक्स पिलाई। तो वो जो सेक्स पिलाई की हेल्प से क्या होंगे, दोनों जो बैक्टीरिया है वो आपस में कांटेक्ट बनाते हैं और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो एफ प्लाज्मिड होता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स पिलाई के डेवलपमेंट के लिए। ये डेवलप करता है सेक्स पिलाई, ठीक है ना। ये क्या करता है? इट डेवलप्स सेक्स पिलाई। कब? ड्यूरिंग कंजुगेशन। ड्यूरिंग कंजुगेशन, हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। कंजुगेशन को कहते हैं संयुग्मन, कहते हैं हिंदी में। संयुग्मन को देखें तो सम प्लस युग्मन। युग्मन का मतलब पेयरिंग होना, जोड़ा बनना। सम में समान, मतलब दोनों बैक्टीरिया ही हैं। दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में आकर के और कांटेक्ट बनाते हैं, उससे हम बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है, तो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं एफ प्लस प्लाज्मिड, और किसी में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एफ नेगेटिव प्लाज्मिड है, ठीक है ना। देखते हैं एक बार इसके लिए कंजुगेशन कैसे होगा। एक सिंपल आउटलाइन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन नहीं समझाना है, क्योंकि एफ प्लाज्मिड बताना, लेकिन मैं आउटलाइन के रूप में आपको सिंप्लीफाइड थोड़ा सा बता रहा हूँ अभी इसमें। तो हमने क्या कहा कि ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे हम कहा एक ये बैक्टीरिया है और दूसरा ये हो गया ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये वाला जो पहला बैक्टीरिया है इसमें भी क्या है? एक है DNA है। कौन सा? सिंपल सी मैं तो बात कर रहा हूँ, क्रोमोजोमल DNA जो सभी में होता ही है, क्रोमोजोमल DNA है। और दूसरा ये वाला जो है इसमें एक है प्लाज्मिड जिसका नाम रखा है हमने एफ प्लाज्मिड। ये है एफ प्लाज्मिड है। नाम मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। यहाँ पर हमने कहा ये वाला क्या है? क्रोमोजोमल DNA। ये है क्रोमोजोमल DNA मॉलिक्यूल है। और ये वाला जो बना है ये क्या है? प्लाज्मिड है। ये है प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है? ब्रैकेट में लिख देता हूँ एफ प्लाज्मिड है। और इस वाले बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड है और इसमें नहीं है। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड है उसको हम रिप्रेजेंट कर दें एफ प्लस से, और जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है उसको हमने कर दिया एफ माइनस बैक्टीरिया। ये हो गया एफ माइनस बैक्टीरिया। अब एफ प्लस बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड है उसको हमने कहा एफ प्लस बैक्टीरिया, और जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है उसको हमने कहा एफ माइनस बैक्टीरिया। क्रोमोजोमल DNA वो तो दोनों में होगा, उसके बिना तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा? ये दोनों कंजुगेशन करेंगे किस तरीके से? डायग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। These two bacteria makes the contact with the help of a tube that is called as conjugating tube। यहाँ पे ऐसे मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। ये आपस में इन्होंने कनेक्शन बना लिया है, दोनों ही बैक्टीरिया ने कनेक्शन बना लिया है। यहाँ पे ये क्या है? इसमें ये वाला है क्रोमोजोमल DNA जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ये है क्रोमोजोमल DNA। इसी तरीके से ये वाला है, इसमें भी क्या है? ये है एक क्रोमोजोमल DNA। और यहाँ पर क्या था? ये था प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड DNA है जो सर्कुलर था उसमें ब्रेक बन जाएगा, कट जाएगा, और वो सर्कुलर से क्या हो जाएगा? लीनियर DNA बन जाएगा। इस तरीके से आप डायग्राम देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्या कर जाएगा? ट्रांसफ़र कर जाएगा। ट्रांसफ़र कर जाएगा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है?
ये वाला जो बैक्टीरिया था वो था F+ बैक्टीरिया था, ये वाला बैक्टीरिया है F- बैक्टीरिया है, और इसमें ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, F+ से F- की तरफ इस प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हो रहा है। जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर जाएगा और मान लेते हैं ये अलग हो गया, तो F- तो बन जाएगा F+, और F+ वाला बन जाएगा F-, और ये जो बीच में जो ट्यूब बनी है इसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं, संयुग्मन नलिका बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं स्पेशली ध्यान रखें, एटलीस्ट टेक्निकल जो टर्म्स होती है वो आप इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि अगर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ हिंदी मीडियम नहीं होगा, तो एटलीस्ट टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा व्हेनेवर टू बैक्टीरिया, द वन इज द F+ बैक्टीरिया एंड अदर इज द F- बैक्टीरिया मेक्स द कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कंजुगेशन ट्यूब, द F+ बैक्टीरिया ट्रांसफर इट्स प्लाज्मिड into the F- बैक्टीरिया। इन दैट कंडीशन क्या रिजल्ट आएगा, F- बैक्टीरिया कन्वर्टेड इनटू द F+ प्लाज्मिड और F+ बन जाएगा F-। इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ मेरा बेसिक एम ये था आपको बताना कि F प्लाज्मिड क्या होता है। F प्लाज्मिड मीन्स होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, एंड इट डेवलप्स द सेक्स पिलाई ड्यूरिंग द कंजुगेशन, इट हेल्प्स इन द जेनेटिकल ट्रांसफर मेथड जस्ट लाइक द फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरीके से ये लगभग काम करता है, इसलिए फर्टिलिटी F प्लाज्मिड कहते हैं। और आप जब कभी भी DNA की कॉपी बनानी होती है, जब कभी भी DNA की कॉपी बनानी हो तो आप इस F प्लाज्मिड को काम में ले सकते हैं। बेसिक हमारा एम ये है यहाँ पे समझाने का। एक और नाम मैंने लिखा था अभी टाइप्स के अंदर, उसको इसी के साथ में ही समझ लेते हैं, वो था HFR प्लाज्मिड। HFR, व्हाट इज द HFR प्लाज्मिड? कुछ भी नहीं है, अभी इसी में समझ जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ HFR, इसका मतलब क्या होता है, H हाई, F फ्रीक्वेंसी, R रिकॉम्बिनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, HF और R, HFR प्लाज्मिड हो गया। ये हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है HFR प्लाज्मिड। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हाई है, नाम हो गया HFR हो गया। कैसे हुआ, डायग्राम ही सब समझ में आएगा, अलग से कुछ नहीं करना आपको। यहां पर मैंने आपको कहा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट इन द F प्लाज्मिड देयर आर टू काइंड्स ऑफ DNA molecules. The first molecule that is very essential for the all activity of this bacteria, this is called as chromosomal DNA, and other DNA which is double stranded and circular, and this is called as the extra chromosomal DNA, this is the F plasmid। ये हम यहाँ पर हम समझ चुके हैं, ये क्या है, ये वाला है आपका F प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है ये वाला, और ये वाला जो है ये कौन सा है, ये है क्रोमोसोमल DNA, क्रोमोसोमल DNA है, ये क्रोमोसोमल DNA है। और ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये बैक्टीरिया है F+ बैक्टीरिया, F+ बैक्टीरियल स्ट्रेन है, F+ स्ट्रेन लिख दूं मैं यहाँ पे, चलेगा काम। हमने ये कहा क्या कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड टू काइंड्स ऑफ DNA present in the F+ strain. The one is chromosomal DNA and other DNA is called as the F plasmid। क्या होता है, इन दोनों में आपस में मिक्सअप होने की प्रवृत्ति रहती है, आपस में ये मिक्स हो जाते हैं कई बार। कैसे हो जाते हैं, डायग्राम देखिए। यहाँ पर हमने कहा कि जब ये दोनों आपस में मिल गए, कौन कौन दोनों, F प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल DNA, इसमें नेक्स्ट अपने डायग्राम बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आ गए ये बैक्टीरिया, मैंने कहा कि ये क्रोमोसोमल DNA और ये वाला F प्लाज्मिड दोनों आपस में मिक्सअप हो गए हैं। कैसे हो गए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर अपने बना लेते हैं। ये हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल DNA एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मिड DNA। ये तो हो गया प्लाज्मिड DNA का पार्ट है, और ये वाला किसका पार्ट है,
क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट है। दोनों आपस में मिक्स हो गए। जब ये मिक्स हो गए, अब अगर आप इसको क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में लेते हो तो इसको क्या बोलेंगे, HFR बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं HFR प्लाज्मिड है। ये यूजुअली ऐसा होता है बैक्टीरिया के अंदर है कि क्रोमोसोमल डीएनए इज असिमिलेटेड इन द F प्लाज्मिड है और मेक्स ए कॉमन लार्ज सर्कुलर डीएनए, दिस इज कॉल्ड द HFR प्लाज्मिड है। यहाँ पर ये वाला पार्ट किसका है, ये है क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट है, ये वाला किसका पार्ट है, F प्लाज्मिड का। दोनों मिल गए तो हमने क्या कहा, HFR है। और ये वापस भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं, आपस में रिवर्सिबली चेंज होते रहते हैं। तो इस टाइप का जो प्लाज्मिड होता है उसको हम बोलते हैं HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट डीएनए। फ्रिक्वेंसी हाई है, आपस में रिकम्बाइन होने की फ्रिक्वेंसी हाई है, इसलिए बोलते हैं HFR या हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट डीएनए। चलिए, ये हुआ हमारे पास में 2 नंबर हमने पॉइंट डाल दिया है। फर्स्ट था हमने कहा F प्लाज्मिड के बारे में, दूसरा हो गया HFR प्लाज्मिड के बारे में, और तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड आ रहा है R प्लाज्मिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में डाल देता हूँ यहाँ पे। ये है R प्लाज्मिड। R मीन्स रेजिस्टेंट। किसके लिए रेजिस्टेंट है वो अभी देखते हैं, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है, नाम, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, प्रतिरोधक प्लाज्मिड, प्रतिरोधक, अवरोध करना, रोकना, प्रतिरोधक है। किसके लिए प्रतिरोधक है, अरे देखिए आप, सिंपल सी बात है कि किसी भी जब बीमारी हो जाती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो उसको क्योर करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक केमिकल दवाई काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीज, टू किल द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को डेड करने के लिए, किल करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। और डॉक्टर्स बहुत बार ऐसा कहते हैं कि किसी पेशेंट को बार बार एंटीबायोटिक न दें, किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को बार बार न दें। बैक्टीरिया भी रिसर्च करता है अपनी, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाता है। वो बैक्टीरिया एक ही बाय द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, इन दैट कंडीशन वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। वो फिर एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो अगर कोई बैक्टीरिया जिसमें एक प्लाज्मिड है और वो क्या हो गया, वो रेजिस्टेंट हो गया है, अगर वो रेजिस्टेंट हो गया है तो उसको हम बोलते हैं R प्लाज्मिड बोलते हैं। डिफरेंट है, उसमें एक जीन डेवलप हो गई है। अभी हम देखेंगे, अभी एक डायग्राम में देख लेते हैं अभी किस तरीके से होता है। देखो, तो हमने कहा, यहाँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं R प्लाज्मिड। इसके थोड़ी सी बेसिक प्रिंसिपल को भी आप समझ लेंगे, ये बहुत काम का टॉपिक है। ये है एक प्लाज्मिड है, इस तरीके से बना हुआ है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है। प्लाज्मिड तो प्लाज्मिड की तरह होगा, ऑल द कैरेक्टर नेसेसरी फॉर द प्लाज्मिड इज फाउंड इन दिस प्लाज्मिड, लाइक द सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर होगी, सब कुछ इसमें होगा जो नेचुरल में होता है। अब हमने कहा इस प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेसिफिक जीन डेवलप हो गई है, उस जीन का नाम है R जीन। उस जीन का नाम क्या है, R जीन या रेजिस्टेंट जीन है। अब अगर ये R जीन जब आ गई है, अब ये बैक्टीरिया किसी भी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में डेड नहीं होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर देखें, यहां हमने कहा कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में क्या है, इस बैक्टीरिया के अंदर है, एक तो है क्रोमोसोमल डीएनए, ये मान लेते हैं ये क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए। आपको आराम से समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ये वाला कौन सा है, नाम भी लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। इसको कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, ये वाला है क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। और इसमें एक है नॉर्मल प्लाज्मिड है, ये है एक नॉर्मल प्लाज्मिड है, ओके। ये हमने बना दिया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमस, क्या है, नॉर्मल वाला। नॉर्मल यानी कि रेजिस्टेंट नहीं है, नॉर्मल ये प्लाज्मिड है, ये हो गया नॉर्मल प्लाज्मिड हो गया। एक और बैक्टीरिया लेते हैं, ये हमने लिया एक और बैक्टीरिया, ये ले लिया हमने एक और बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन्स ए क्रोमोसोमल डीएनए एज यूजुअल प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका मैं नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ये कौन सा है? ये भी क्रोमोसोमल डीएनए है और ये भी क्रोमोसोमल डीएनए है। इसमें एक नॉर्मल प्लाज्मिड था, इसमें नॉर्मल प्लाज्मिड नहीं है, इस वाले में नॉर्मल प्लाज्मिड नहीं है, बिकॉज दिस प्लाज्मिड कंटेन्स ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट इज कॉल्ड एज आर जीन। इसमें एक जीन जनरेट हो गई है और उसका नाम क्या है? आर जीन है। इसमें रेजिस्टेंट प्लाज्मिड नहीं है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है। ये वाला जो प्लाज्मिड है ये कैसा हो गया? अब रेजिस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, जिसको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड होता है। ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक। जैसे मान लेते हैं एक एंटीबायोटिक होता है एम्पिसिलिन, है ना। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है एक एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक मेडिसिन है, एम्पिसिलिन। उसके लिए अगर रेजिस्टेंट जीन होती है तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं AMPR। इसी तरीके से एक और एंटीबायोटिक होता है, नाम है टेट्रासाइक्लिन। आजकल तो डॉक्टर ने ये लिखना ही बंद कर दिया है इस दवाइयों को। इसकी जीन होती है टेटार, है ना। यहां पर मैं ये कह देता हूं ये जो आर जीन है, ये वाली कौन सी जीन है? ये वाली जीन है, मान लेते हैं कि टेट आर, ये है टेट आर जीन। ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में नॉर्मल प्लाज्मिड है। क्रोमोसोमल डीएनए दोनों में सेम है, क्रोमोसोमल डीएनए दोनों में सेम है, दोनों में प्लाज्मिड है। इसका नॉर्मल प्लाज्मिड है, इसके प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट आर जीन है। अब ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, किसके साथ में? टेट्रासाइक्लिन के साथ। इन दोनों को मैं टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डाल देता हूँ, अगर दोनों को डाल देते हैं, है ना। इसको भी हमने क्या डाल दिया? टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का जो मीडियम है उसमें इसको डाल दिया। सिमिलरली इसको भी आपने डाल दिया, किसमें? टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डाल दिया। टेट्रासाइक्लिन, आपको खुद को पता है रिजल्ट आने वाला क्या है। इसको भी किसमें डाल दिया हमने? टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में। टेट्रासाइक्लिन का जो मीडियम है उसमें इन दोनों को जब डाला तो रिजल्ट क्या आएगा? ये वाला जो प्लाज्मिड है, ये वाला प्लाज्मिड में उसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन टेट आर होती है, ये रेजिस्टेंट है। तो ये जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन इस एंटीबायोटिक को कोएगुलेट कर देगी, इनएक्टिवेटेड कर देगी। इसलिए ये वाला बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, सरवाइव कर पाएगा, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में, ये वाला बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में डेड हो रहा है और ये वाला बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में डेड नहीं हो रहा है। ये डेड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके प्लाज्मिड में एक जीन डेवलप हो गई है जिसको हम बोलते हैं टेट आर जीन बोलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है टेट्रासाइक्लिन के लिए, हो सकता है एम्पिसिलिन के लिए हुआ तो AMP जीन आ जाएगी, ऐसा मैंने बताया। एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन AMP होगा, क्लोरोफेनिकॉल है उसके लिए CHL होगा। इस तरीके से डिफरेंट एंटीबायोटिक के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंट जीन जब कभी प्लाज्मिड में डेवलप हो जाती है तो ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट प्लाज्मिड या आर प्लाज्मिड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर प्लाज्मिड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंट जीन है उसका हम उपयोग आगे करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों में इसका हम उपयोग करेंगे। इसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। आगे अलग से एक और पॉइंट आएगा, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। ये जो आर प्लाज्मिड है हमारे क्या क्या काम आ सकता है। यहां तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं जो आगे की और डिटेलिंग में आ जाएगी। ये जो प्लाज्मिड है उसमें आर जीन है जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। जैसे इसमें अगर टेट आर जीन है तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है, AMP जीन है तो एम्पिसिलिन के लिए। ये जो टेट्रासाइक्लिन की जो इसमें जीन है उसके अंदर, उस जीन में अगर आपने किसी फॉरेन DNA को डाल दिया तो ये जीन डीएक्टिवेटेड हो जाएगी।
तो अभी हम आगे देखेंगे, टॉपिक के अंदर है कि ये जो एंटीबायोटिकली रेजिस्टेंट जीन होती है वो क्या काम आती है और उसको हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में कैसे काम में लेते हैं, अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके कि आर प्लाज्मिड क्या होता है, ये आर प्लाज्मिड है वो कैसे काम करता है। तो पहला पॉइंट हो गया एफ प्लाज्मिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एचएफआर हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के बारे में पढ़ चुके हैं, और इधर हमने क्या पढ़ लिया है, आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंट प्लाज्मिड के बारे में। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड आने वाला है, उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अभी देखते हैं उस प्लाज्मिड, तो देखते हैं टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है। यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं 4 नंबर पे, टीआई प्लाज्मिड। टॉपिक सारे सरल होते हैं, बस डिपेंड करता है आप कितना मन लगा के पढ़ते हैं। जितना मन लगा के पढ़ेंगे, आराम से सोचेंगे, गारंटी मेरी है आपके समझ में आएगा, बशर्ते आपको बराबर मेरे साथ साथ में चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। टीआई प्लाज्मिड नाम बता रहा है, टी का मतलब होता है ट्यूमर और यहाँ पे आई का मतलब होता है इंड्यूसिंग, ट्यूमर को पैदा करने वाला प्लाज्मिड है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, टीआई प्लाज्मिड पड़ा हुआ है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं इसको। तो अभी देखते हैं ये ट्यूमर कैसे उत्पन्न करेगा। इस प्लाज्मिड को किससे हमने लिया था, पहले उसकी बात करते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, उससे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, नाम ही आ रहा है बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरिया है। किस टाइप का बैक्टीरिया है, हम कहेंगे इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ये हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी डिटेल में न जाके शॉर्ट में बताता हूँ। ग्राम स्टेनिंग होती है किसी भी सेल को, चाहे एनिमल की है, प्लांट की है, बैक्टीरिया है, हम वैसी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उसको कलरफुल करना जरूरी होता है। तो लिविंग टिश्यूज़ को, लिविंग कहेंगे हम, जैसे एनिमल और प्लांट्स की बात कर रहे हैं या बैक्टीरिया है, इनको कलरफुल कर लेते हैं ताकि इजीली हमें दिखाई दे। उसके जो कलर करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसको हम बोलते हैं स्टेनिंग करना, और उस कलर को बोलते हैं स्टेन। तो बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए जो मेथड काम में लेते हैं उसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि ग्राम स्टेन से कलरफुल हो जाते हैं, वो उस ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो उसकी वो डिटेल है, अलग क्लास में है, यहाँ तो मैं केवल आउटलाइन बता रहा हूँ। ये ग्राम किलोग्राम ग्राम नहीं है, ये ग्राम है, स्टेनिंग का मेथड है, और उसने स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं किया इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया का बहुत फेमस क्लासिफिकेशन होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कैसा होता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ट्यूमर किसमें जनरेट करता है, डाइकोट्स में, डाइकोट्स प्लांट्स में। ये क्या करता है, इट डेवलप्स ट्यूमर किसमें, इन द डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री, डाइकोट प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उसके एग्जाम्पल से उसमें पढ़ लेंगे आप। तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है, ट्यूमर जनरेट करता है। कैसे, अगर किसी प्लांट के अंदर भी तो वुंड बनते हैं, घाव बनते हैं, तो अगर कोई खुला टिश्यू रह गया, वुंड्स बने हुए प्लांट्स के अंदर, और वो बैक्टीरिया आएगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस बैक्टीरिया में एक होता है टीडीएनए, उसका ट्रांसफर कर देगा, टीडीएनए का ट्रांसफर कर देगा। ये टीडीएनए क्या होता है उसको भी ये समझेंगे प्लाज्मिड के बारे में, है ना। तो हमने कहा कि ये जो बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया जैसा ही है, अपने यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं। ये सिंबॉलिक मैंने एक डायग्राम बना दिया है, एग्रोबैक्टीरियम की बात नहीं करूँ, एक टिपिकल डायग्राम बने हमने बैक्टीरिया का, और हम कहते हैं कि सभी बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, एक तो होता है क्रोमोजोमल डीएनए एज यूजुअल। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक सिंबॉलिक रूप से क्रोमोजोमल डीएनए, है ना। ये है आपका क्रोमोजोमल डीएनए है, यहाँ नाम लिख देते हैं। अगेन बार बार नाम आते रहेंगे रिपीटेशन में, क्रोमोजोमल डीएनए मॉलिक्यूल। और दूसरा जो है उसका हमने क्या नाम रखा है, ये जो टीआई प्लाज्मिड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये है, इसमें टीआई प्लाज्मिड है, ये हो गया टीआई प्लाज्मिड है, इस तरीके से
ये हमने बनाया टीआई प्लाज्मिड है, और इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं टीडीएनए, ये वाला है ना। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला क्या है, टीआई प्लाज्मिड है, ये वाला। हाँ, इसको हम कहेंगे टीआई प्लाज्मिड है। ये जो बैक्टीरिया एक तो हो गया क्रोमोसोमल डीएनए है, ये वाला तो क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा वाला क्या है, टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, वो देखते हैं। ये हमने निकाल दिया टीआई प्लाज्मिड को बाहर, है ना। इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड तो होगा ही होगा, प्लाज्मिड है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, और इसमें मैंने कहा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ यहाँ पे, आपके लिए आसान रहेगा समझना। इसको इस ये जो डीएनए का जो पार्ट है इसे बोलते हैं टीडीएनए बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीडीएनए बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीडीएनए। यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, ये यहाँ तक का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम टीडीएनए बोलते हैं। पूरा तो क्या है, टीआई प्लाज्मिड है, पूरा का पूरा तो क्या है, हम कहेंगे ये है टीआई प्लाज्मिड है। पूरा का पूरा तो हो गया टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ट्यूमर कौन जनरेट कर रहा है, पूरा प्लाज्मिड नहीं करता, ये टीडीएनए है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्यूमर प्रोडक्शन के लिए। ये टीडीएनए है, ये उत्तरदायी है, किसके लिए है, रेस्पॉन्सिबल, किस काम के लिए है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ट्यूमर के डेवलपमेंट के लिए ये टीडीएनए है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आ जाए, हमने कहा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए होगा, एंड दिस बैक्टीरिया आल्सो कंटेन द टीआई प्लाज्मिड दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। व्हेन वी आइसोलेट दिस टीआई प्लाज्मिड आउटसाइड इन द कल्चर मीडियम, तो यहाँ पर हमने कहा देर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड इंपॉर्टेंट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टीआई प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज द टीडीएनए एंड टीडीएनए। हियर टी ऑल्सो टी मीन्स ट्यूमर, दिस टीडीएनए इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूमर डेवलपमेंट। क्या करेगा ये बैक्टीरिया, एक नॉर्मल सेल में, हम मान लेते हैं ये कोई भी एक नॉर्मल सेल है, ये क्या है, एक है नॉर्मल सेल होगी, सेल में न्यूक्लियस होगा, डिटेल में हम अभी यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। ये है एक नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल सेल में भी क्या होगा, एक होता है डीएनए, होता ही है, हर एक सेल में होता है, ईच एंड एवरी सेल हैज डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ कि जब इसका इन्फेक्शन हुआ, किसके साथ में, हमने कहा इसका इन्फेक्शन हो गया किसके साथ में, बैक्टीरिया के साथ में। कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है इसके अंदर, और हमने कहा इसके अंदर क्या होता है, एक होता है टीआई प्लाज्मिड होता है, और टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है, टीडीएनए होता है ना, इसमें क्या होता है, टीडीएनए होता है। तो ये क्या करेगा बैक्टीरिया, टीडीएनए इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर एंट्री कर गया, कौन, टीडीएनए। ये जो बैक्टीरिया है अपने टीआई प्लाज्मिड का जो टीडीएनए उसका ट्रांसफर कर देगा किसमें, नॉर्मल सेल में, और ये टीडीएनए नॉर्मल सेल का जो डीएनए है उसके साथ में जुड़ जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने कहा डीएनए मॉलिक्यूल है, किसका है, डीएनए मॉलिक्यूल सेल का है, और इसके साथ में इंटीग्रेटेड कौन हो गया, टीआई का टीडीएनए जुड़ गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो ये कहेंगे ये कौन सा पार्ट है, ये है डीएनए ऑफ नॉर्मल सेल, डीएनए ऑफ नॉर्मल सेल है, और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ये है टीडीएनए। दोनों का आपस में क्या हो गया है, इंटीग्रेटेड हो गया, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन संगठित होना, दोनों का आपस में मिलना, जुड़ गया। अब क्या होगा, ये जो सेल है इस इफेक्ट से रैपिड सेल डिवीजन करने लग जाएगी, और क्या बना लेगी, ट्यूमर बना लेगी। ये जो सेल है अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्यूमर बना लेगी ये सेल इससे। और ट्यूमर कैसे बनती है ये आप जानते हैं, किससे बनती है, रैपिड सेल डिवीजन से बनती है। ये सेल क्या करती है, रैपिड सेल डिवीजन करती है। दोबारा देखिए आप कैसे हुआ, हमने कहा कि जब ये बैक्टीरिया है किसी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, इसी प्लांट की बात चल रही है, डाइकोट प्लांट के अंदर, जब ये बैक्टीरिया किसी डाइकोट प्लांट की कोशिका को संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है,
then it transfer its tDNA into the normal cell and this tDNA is integrated with the DNA of normal cell। तो ये नॉर्मल कोशिका के DNA के साथ में ये tDNA जुड़ जाएगा, tDNA जो कि प्लाज्मिड से आया है। जुड़ने के बाद में उससे क्या होगा, इस सेल में रैपिड सेल डिवीजन, तीव्र गति से कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाएंगे और उससे क्या बन जाएगी, एक गांठ बन जाएगी, ट्यूमर। और फिर ये ट्यूमर क्या करेगी, सीक्रेट एक केमिकल, एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करने लग जाएगी। ये क्या करेगी, दिस सीक्रेट, ये क्या करेगी, सीक्रेट केमिकल necessary for बैक्टीरिया। ये जो ट्यूमर क्या करेगी, एक स्पेसिफिक केमिकल को सीक्रेट करेगी, सिंथेसाइज करेगी, और वो जो केमिकल होगा वो किसके लिए काम का है, बैक्टीरिया के काम का है। तो इस तरीके से हमने कहा कि जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो डिजीज जनरेट करता है, किसके अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर डिजीज जनरेट करने का काम करता है टीआई प्लाज्मिड। लेकिन ये प्लांट समेत बीमारी खड़ी कर रहा है। हमारे लिए तो इसको विकल के रूप में काम में लेना है इसको। ये वो प्लाज्मिड है, ये वाला वो प्लाज्मिड है जो हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, और हम इसी को काम में लेना चाहते हैं, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वेक्टर के रूप में काम में लेंगे। अब ऐसे लेंगे तब तो ये गड़बड़ कर देगा ना, नुकसान कर देगा, ऐसे तो ये तो बीमारी जनरेट करता है। तो ये प्लांट्स के, ये जो टीआई प्लाज्मिड है किसी भी प्लांट की पर्टिकुलर जीन की और मल्टीप्लाई कैसे कर लेगा, ये तो बीमारी खड़ी कर रहा है। इसको विकल बनाने के लिए इसके जो हार्मफुल कंटेंट है उसको खत्म कर दो, तो ये हमारे काम आ जाएगा। हमने कहा जैसे एग्जांपल के लिए एक सांप है, स्नेक है, उसमें हमें खतरा क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, वेनम ग्लैंड होती है। वेनम ग्लैंड को हटा दिया, अब तो क्या है, स्नेक ऐसे का वैसा पड़ा। तो हमने कहा ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये खतरनाक है, डेंजरस है फॉर द डाइकोट प्लांट। क्यों है ये हार्मफुल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ tDNA। ये एक्टिवेटेड है tDNA, हम इसको क्या करें, इनएक्टिवेटेड कर दें। जब tDNA को इनएक्टिवेटेड कर देंगे अब तो ये हमारे नुकसान कर ही नहीं सकता, फिर ये हमारे काम आता रहेगा। अब इसको डीएक्टिवेटेड करने के लिए हम क्या करें, इसको डीएक्टिवेटेड करने के लिए इसके अंदर किसी फॉरेन डीएनए को डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, इसलिए हमारे काम आ जाएगा, है ना। डिसआर्म कर सकते हैं हम टीआई प्लाज्मिड को। टीआई प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर आफ्टर डिसआर्मिंग, ठीक है ना। तो हमने कहा ये वेक्टर है ना, अब आप यहाँ करो डिसआर्म, आर्म को डिसआर्म करना, आर्म का मतलब बंदूक हो, हथियार हो गया, गन हो गया, स्वॉर्ड हो गई, ये आर्म है। इसका हथियार कौन सा है, इसका हथियार है tDNA, इसको हटा दो और इसको हटा दो और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दो, प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लाज्मिड तो पूरा ही है, दिस इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द प्लाज्मिड, नॉट द कंप्लीट प्लाज्मिड है, स्मॉल सेगमेंट, इसको हटा ही दो, डिसआर्म हो जाएगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि इसमें, इसी को हमने आगे मैं एक बार बढ़ा देता हूँ, अगर हम ये कह दें कि हमने क्या कर दिया, इसको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म कैसे कर दिया है, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, इसको डिसआर्म किया और इसके अंदर क्या डाल दी, एक फॉरेन डीएनए को डाल दिया। ये इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है ना। ये वाला पार्ट कौन सा है, टीआई प्लाज्मिड का है। और टीआई प्लाज्मिड में से जो हार्मफुल कंटेंट था, हार्मफुल कंटेंट वो हमने हटा दिया, तो ये हो गया डिसआर्म्ड हो गया। और यहाँ पर हमने किसको ट्रांसप्लांट कर दिया, ये है फॉरेन डीएनए, ये कौन सा है, फॉरेन डीएनए है। और हमने इसमें से क्या हटा दिया, हमने वी हैव रिमूव्ड tDNA सेगमेंट, tDNA को हटा दिया। तो tDNA को हटा दिया तो हमने इसको क्या कहा, डिसआर्मिंग, हमने इसको क्या कर दिया है, डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, हम ये बोलेंगे इसको एग्जैक्टली टेक्निकली कहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। अब पूछ ले डिसआर्मिंग कैसे करते हैं, तो हम कहेंगे एक द tDNA ऑफ द टीआई प्लाज्मिड इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबर जनरेशन। देन टू डिसआर्म क्या किया हमने, वी रिमूव्ड द tDNA सेगमेंट एंड इंजर्ड ए फॉरेन डीएनए। तो अब ये रेप्लिकेशन करेगा तो काम आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से टीआई प्लाज्मिड को काम में ले सकते हैं।
क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में ले सकते हैं, वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। तो अब अपने और चीज़ों को समझते जाएंगे। अभी जो आज आपको मैंने बताया इस क्लास के अंदर कौन सा वेक्टर्स के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स है, वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है। सबसे पहला हमने किसके बारे में डिस्कशन किया, हमने बात की थी एफ प्लाज्मिड की, उसके बाद में हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी एचएफआर प्लाज्मिड, उसके बाद में हमने बात की किसकी की, आर प्लाज्मिड की, आर प्लाज्मिड के बाद में हमने किसकी बात कर दी है, टीआई प्लाज्मिड की, जो कि प्लांट्स में काम में लेते हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव में, द विच प्लाज्मिड इज यूजफुल एज द वेक्टर फॉर द प्लांट्स, तो हम कहेंगे टीआई प्लाज्मिड इसको काम में ले सकते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टीआई प्लाज्मिड, एक्सप्लेन इट है, तो कर देंगे आप, इस तरीके से काम करेंगे। तो ये हो गया टाइप्स के बारे में। अभी मैंने आपको पहले ही सीखा, अभी और कई चीज़ें आने वाली है, अभी तो प्लाज्मिड के बारे में है। प्लाज्मिड के बात करने से पहले हम ये देखते हैं किसी भी वेक्टर में कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स होना चाहिए। कोई भी जो वेक्टर होता है, यानी कि अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था वेक्टर का, कौन सा है, प्लाज्मिड। सेकंड मैंने कहा था बैक्टीरियोफेज होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वेक्टर का ही काम करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज की डिटेल हम अलग से देखेंगे, रेट्रोवायरस क्या उसकी डिटेल हम अलग से देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम कुछ मैं बता देता हूँ, अभी पॉइंट्स लिख भी देंगे यहाँ पे। आपने कहा एक वेक्टर है, वेक्टर का काम क्या, कॉपी करना। और कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी प्लाज्मिड के अंदर डीएनए को कट करते हैं और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा कि जो डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है, उसको आप कट करते हैं, फिर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं। अगर इसको कट करेंगे प्लाज्मिड को, किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। अगर उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट नहीं होगा तो वो कट ही नहीं होगा, तो काम ही नहीं आएगा। तो हम ऐसे कुछ फीचर्स के बारे में भी अभी देखेंगे कि वेक्टर्स के क्या क्या काम होते हैं। उससे पहले अभी मैं दो और वेक्टर की बात कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड, दैट इज द PBr 322 के बारे में अभी बात करेंगे पहले डिटेल में कि PBr 322 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका भी एक टॉपिक डाल देंगे। और उसके बाद में एक और आर्टिफिशियल है प्लाज्मिड है, उसके बारे में भी देखते हैं।